Hello everyone, I hope you are all doing well. I welcome you all at my channel Prime Math. उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर ऑफिस से हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम जी एडवांस वेरी ब्यूटीफुल एंट्रेंस एग्जाम आई लव इसके पास्ट पेपर 2025 के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका एक शॉर्ट ट्रिक जो है आपके साथ शेयर किया। आई होप कि आपने देखा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। अब मैं इसका एक डिटेल वर्जन जो कि रूटीन में शायद आपने पहले भी कहीं देखा होगा दूसरे लेक्चर्स में, वो डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन थोड़ा सा दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं। हमारे पास एक मैट्रिक्स पी है और एक्स के ट्रांसपोज को कहता है कि एक्स टी से डिनोट करना है। Then the number of 3/3 invertible matrices Q with integer entries such that Q inverse is equal to QP, Q transpose and PQ is equal to QP। आपने बताना यह है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स P जो कि यहां पर एक डायगोनल मैट्रिक्स है दिया हो, तो कितने यहां पर इनवर्टिबल मैट्रिसेस Q बनेंगे जो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं। PQ QP के बराबर है यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, और Q इनवर्स बराबर है Q ट्रांसपोज यानी Q एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि Q की जो एंट्रीज है वो इंटीजर्स हैं। तो बताएं कितने होंगे, ये आपका क्वेश्चन है। हम लेट कर लेते हैं कि यहां पर जो मेरा मैट्रिक्स Q है ना बेटा, तो 3/3 का मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट्स इस तरह के हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और A1 A तमाम B तमाम C जो है वो यहां पर इंटीजर्स है। ठीक है, अगली चीज अब हम ये यूज करेंगे बेटा यहां पर इन दो कंडीशंस को। पहले मैं यहां पर ये वाली PQ और QP को बराबर लेके चलते हैं। PQ को और QP को बराबर लेके चलेंगे बेटा, तो देखेंगे कि क्या बात बनती है। ये मेरा P है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और मैट्रिक्स सॉरी ये मैंने ये वाली साइड, ये मेरी ये Q आ गया QP, ये मैंने Q पहले लिख दिया है, ये Q आ गया, P मेरा ये है 2 0 0 0 2 0 0 0 3, ये मेरा QP आ गया इक्वल टू PQ P 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 और मेरा आगे क्या है PQ है जी मेरा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से बेटा, ये आएगा 2A1, फर्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से ये आएगा 2A2, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से बेटा 3A3। ठीक हो गया। फिर अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से सेम पैटर्न ऊपर वाला रिपीट करते हैं आप, ये आएगा बेटा 2B1 2B2 और 3B3। ठीक हो गया। अब इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 2C1 2C2 और 3C3। इधर आ जाए, इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आएगा बेटा 2A1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये बच्चों आएगा आपके पास 2A2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो ये आपके पास आएगा 2A3। ठीक हो गया। 2A1 2B1 ठीक है, फर्स्ट रो 2A1 2A2 ठीक हो गया। इसी तरह इसी पैटर्न को बाकी को आप रिपीट करें, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 2B1, फिर आएगा 2B2, फिर आएगा 2C3 2B3 सॉरी। इसी तरह नीचे आएगा आपके पास अब यहां पर देखिए ध्यान से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आएगा 3A1 3B2 सॉरी यार 3C1 सॉरी 3C2 3C3। ठीक हो गया। ये मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखिए ये दोनों मैट्रिसेस उसने कहा आपस में इक्वल हैं। आप जानते हैं दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल कब होते हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल होती है। तो आप और करें कि कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल नहीं है। ये वाली इक्वल नहीं है, 3A3 है, इधर 2A3 है। ठीक है, तो ये कब इक्वल हो सकती है? 3A3 और 2A3 को आपस में आप इक्वल कर लेते हैं, यहां से A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, A3 की वैल्यू 0 आ गई। ठीक हो गया। आगे देखें
अगली ये भी दोनों एंट्रीज, यानी ये वाला पोर्शन जो है ना आपका बेटा, ये वाला हिस्सा ये एक जैसा है, ये दोनों एक जैसा है, इसको छोड़ दें, बाकियों को आप कंपेयर करके देखें। और एक ये भी एंट्री एक जैसी है, तो टोटल 4 एंट्री जो है ना डिफरेंट है, ठीक है। उन दोनों को आपस में इक्वल करके देखें किस सी ए के लिए, ए बी सी के लिए वो आपस में इक्वल बनती है। तो ये पहली होगी। आगे चलें, आगे यहाँ पर 3b3 है, वहां पर 2b3, इन दोनों के भी आपस में इक्वल आप करेंगे ना, तो b3 की बेटा वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी तरह ही आपके पास यहाँ पर 2c1 है, इसको 3c1 के इक्वल रखेंगे ना, तो c1 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर c2 3c2 को 2c2 को 3c2 के बराबर रखेंगे, c2 आपके पास 0 आ जाएगा। पहली कंडीशन पूरी होने के बाद 4 कोफिशिएंट्स, 4 कांस्टेंट जो इंटीजर है वो 0 हो गए, ठीक है। तो हमारा यहां से जो क्यू बन गया ना, अभी जो बना है वो ये बना है। इसमें कौन कौन हुआ है, मैंने बताया कि ये वाला पोर्शन आपने छोड़ देना, पहले वाला a1 a2 b1 b2, ये कुछ नहीं चेंज हुआ। a1 a2 b1 b2, c1 की वैल्यू निकली है, c1 की वैल्यू ये है 0, c2 भी 0, और c3 वैसे का वैसे ही था एज इट इज, इसको नहीं हमने चेंज किया, दोनों बराबर थे। और ऊपर यहां पर दोनों 0 हैं, वो कौन कौन है, वो है a3 और b3, a3 भी 0 है और b3 भी मेरा, b3 की तरह भाई ये रहा, ये भी 0 है। ये पहली कंडीशन है। इस पहली कंडीशन में अगर आपको इतना देकर पूछे कि बताएं एक मैट्रिक्स क्यू है, अगर वो पी क्यू और क्यू पी बराबर हो तो बताएं कितने मैट्रिक्सेस बनेंगे, और अगर उनके एंट्रीज इंटीजर हो, अगर इतनी बात से पूछे तो बेटा यहाँ पर तो इनफाइनाइट आंसर आएंगे। a1 b1 ये सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर हैं, ठीक है। तो इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसने अगली कंडीशन एक और दी है। अगली कंडीशन में उसने ये कहा है कि अब अगर क्यू इनवर्स और क्यू का ट्रांसपोज बराबर है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्यू इनवर्स और क्यू ट्रांसपोज आपस में बेटा बराबर हैं, मतलब ये हुआ कि क्यू इंटू क्यू ट्रांसपोज आई के बराबर है। दूसरे अल्फाज में ये मैट्रिक्स कौन सा हो गया, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब हम इसके ऊपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का की जो प्रॉपर्टीज है बेटा वो इस्तेमाल करेंगे। इसको मैं जरा मिटा लेता हूं। अच्छा देखें, अब अगर एक स्टूडेंट को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की एंड जो प्रॉपर्टी है वो नहीं पता, तो वो सिंपल क्या करेगा, ये मैट्रिक्स क्यू आया है, इसको क्यू के ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई करेगा, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल रखेगा, फिर इक्वेट कर लेगा, वो चलेगा, ठीक है, उस तरह भी कर सकता है, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, आपने टाइम सेव करना है। Now we are using the property of orthogonal matrix. Orthogonal matrix की बेटा प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। पहली बात, उनकी रो से जो रो वेक्टर बनता है उनकी नॉर्म निकालें, यानी मैग्नीट्यूड निकालें, तो वो उन किसके बराबर होना चाहिए, 1, यानी कि नॉर्म, रो नॉर्म कॉलम नॉर्म 1 होती है, ठीक है। तो सुने, इसकी ये रो नॉर्म है, पहली रो में कौन सी एंट्रीज है, a1 a2, ठीक है ना। तो ये आपके पास पहला आएगा बेटा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। इसी तरह ही अगर आप इसकी दूसरी रो को देखें, वो आएगा b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी तरह अगर आप कॉलम वाइज देख लें बेटा, तो ये आएगा a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कॉलम वाइज भी नॉर्म निकाल लें या रो वाइज नॉर्म निकालें, हर सूरत में 1 आएगी। नॉर्म मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आप, स्क्वायर रूट, लेकिन यहां पर खैर इसमें डॉट प्रोडक्ट चलता है, ठीक है। चलिए आमतौर पर वेक्टर की मैग्नीट्यूड वाला ले लेते हैं, स्क्वायर रूट आएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर जो होता है बेटा, ठीक है ना। इसी तरह ही आप इसका दूसरा रखेंगे, इसे आप कहने चले अभी फिलहाल इक्वेशन नंबर 1, ऊपर वालियों को भी कह सकते हैं लेकिन मैं बताता हूं, आगे चलें। ये आएगा दूसरे कॉलम का a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इक्वल टू 1, इसे आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज होगी, रो नॉर्म कॉलम नॉर्म 1 के बराबर होनी चाहिए। अगली चीज, रो वाइज और कॉलम वाइज डॉट प्रोडक्ट, 2 डिस्टिंक्ट रोज का और 2 डिस्टिंक्ट कॉलम का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। हाँ अच्छा, एक और अभी रहेगी, इसकी तीसरी जो है, तीसरी में सिर्फ एक एलिमेंट है, वो उसकी क्या आएगा, c3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा, इसे आप 3 कह दें। अब वो जो डॉट प्रोडक्ट वाला स्टोरी मैंने बताई है कि 2 डिस्टिंक्ट रो, 2 मुख्तलिफ रोज, जैसे रो 1 और रो 2, इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आना चाहिए, यानी a1 इंटू b1 प्लस a2 इंटू b2,
ये 0 होना चाहिए, इक्वेशन 4 कह दें इससे आप। अगली इसी तरह कॉलम वाइज भी बेटा डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए यहां पर। तो ये आ गया A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर आप आ जाएं ये 5। ठीक है, और अगर तीसरे कॉलम का इनके साथ किसी के साथ मिले या तीसरी रो का किसी के साथ मिले तो वो 0 है। सही है, मतलब उससे कोई फर्क नहीं, उससे कुछ आंसर लाने वाला नहीं, वो 0 है। अब देखें, शायद आपने अगर क्वेश्चन कहीं और पर ये सारा सोल्यूशन देखा है तो आप इतनी इक्वेशन नहीं देख रहे होंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बना दिया, लेकिन ये जरूरी है एक्चुअली। अगर इनमें से मैं ये दो क्वेश्चन को या किसी एक क्वेश्चन को छोड़ देता हूं तो फिर आपका आंसर जस्टिफाई नहीं होगा। आपको लगेगा जैसे इसका आंसर 32 आ गया है। ठीक है ना, कितना आंसर है 32, लेकिन मैं अभी आपको बताता हूँ इसका आंसर 16 है। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, एक बच्चा आ गया था बेटा इसलिए। अच्छा, अब यहाँ पर मैं बता रहा था कि आप इन क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं कर सकते। अब वजह भी सुनिएगा, सुने जरा। देखिए, मुझे यहाँ पर निकालना है, अब किस किसकी वैल्यू निकालनी है। मुझे चाहिए A1 B1 A2 B2 और C3। 5 कांस्टेंट मेरे पास है, इनके मुतालिक मुझे बताना है क्या बनेगा और इन्हीं से मेरा आंसर निकलेगा। गौर से देखें, या आप इसको सोल्व कर लें, यहां से भी A1 B1 A2 B2 निकलेंगे 4, या आप इन दोनों को सोल्व कर लें। इसलिए मैंने कहा कि 1 और 2 में और ऊपर वाली दोनों में चॉइस है, आप जिसको मर्जी सोल्व कर लें। अगर मैं 1 को सोल्व करता हूं, फ्रॉम 1 देखें, मैं आपसे पूछता हूं A और B यहां पर इंटीजर है बेटा, मुझे बताएं यहां पर कौन से दो इंटीजर है जिनका सम 1 हो सकता है। ये कब हो सकता है? दो इंटीजर का सम ऑफ स्क्वायर 1 आना चाहिए। अगर यहां पर हो इफ B1 इक्वल टू 0 तो मुझे बताएं A1 की वैल्यू क्या निकलेंगी। A1 की वैल्यू आएंगी 2 प्लस माइनस 1। क्लियर होगी बात? यहां से बेटा आपका A1 और B1 का जो आंसर निकलता है वो ये आएगा प्लस माइनस 1 और 0। क्लियर है? अगर आप यहां पर A1 को 0 रख लेते हैं इधर इसी में 1 में ही, इफ इन 1 A1 0 हो सकता है, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि B1 को 0 करना आपने। अगर A1 0 हुआ तो बेटा फिर आपके पास B1 की दो वैल्यूज आ जाएंगी प्लस माइनस 1। दिस इंप्लाइज, इस सूरत में आपके पास A1 और B1 के आंसर निकलेंगे 0 प्लस माइनस 1। 4 आंसर तो यहां से निकला है आपके पास। ठीक है, आगे देखें। अब देखिएगा, इसी तरह सिमिलरली अगर मैं 2 के ऊपर बात करूं तो उसमें भी बच्चों ऐसे ही होगा ना कि अगर B2 को 0 कर दें बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, तो A2 के कितने आंसर आएंगे? प्लस माइनस 1। तो सिमिलरली फ्रॉम 2 इंप्लाइज, वहां से भी बेटा ऐसे ही होगा, A2 और B2 के दो आंसर आएंगे, या तो प्लस माइनस 1 और 0 होगा या फिर 0 प्लस माइनस 1 आ जाएगा। ठीक हो गई? 4 ये हो गए, 4 और 4 8 ये हो गए। सही है। अच्छा, आगे चले। C3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। लो जी, ये तो अकेला है, सिंपल। C3 इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया। अब अगर सिर्फ इन सॉल्यूशंस को देखें ना, अगर आप इन सॉल्यूशंस को देखें तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपने पढ़ा हुआ है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, आंसर बनता है 32। लेकिन आंसर 16 है, ये मैंने पहले भी बताया आपको पिछले लेक्चर में। 32 नहीं है। अब सुनो वजह क्या है 32 नहीं है, क्यों नहीं है। यहां से इसको नहीं ऐसे देखना खाली आपने। अगली यहां पर जो मेन समझने के इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना, वो क्या है बेटा, ये जो आपने वैल्यू निकाली है ना, सिर्फ वैल्यू निकालना पर्पस नहीं है। ये वैल्यूज मैंने बताया था कि अब आपके चौथी और पांचवी इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करनी चाहिए बच्चों। ठीक है ना? आप यहां पर मतलब A1 और B1, A2 और B2 ऐसे नंबर होने चाहिए कि जब उनकी आप यूनिट उनकी नॉर्म निकालें रो वाइज या कॉलम वाइज तो वो 1 में होनी चाहिए और उनका डॉट प्रोडक्ट लेने से आंसर 0 आना चाहिए। इट मींस इनको सेटिस्फाइड भी करना चाहिए। ठीक है, तो अब सुने इनमें से कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड कर सकती है, तो फिर कितने पेयर बचेंगे, गौर से सुनिएगा। देखें जी, 4 and 5 आर सेटिस्फाइड, ये मेन चीज है। इफ ये कब दोनों सेटिस्फाइड होंगे, सुनो जरा। अगर आपने रखा A1 और B1 ये रखा प्लस माइनस 1 और 0, तो इस सूरत में आपको पक्की बात है A2 और B2 जो है ना बेटा, ये रखने पड़ेंगे 0 प्लस माइनस 1। आप चेक करके देख लो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के देख लो, इन दोनों वेक्टर्स का 0 आएगा।
सही है। इनकी आप नॉर्म निकाल के देख लें, 1 बनती है। सही होगी बात। हाँ, अब आप सुने, एक बच्चा कहता है सर जी मैं A1 B1 ये रख लेता हूँ और A2 B2 भी यही रख लेता हूँ, तो बेटा उससे डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं ना होने वाला। आप इसी वेक्टर को इसी से मल्टीप्लाई करें तो डॉट प्रोडक्ट जीरो बनता है। ये क्वेश्चन सेटिस्फाइड होंगी दोनों, चौथी और पांचवी नहीं होंगी ना, ये रोला है सारा। ठीक है कि नहीं? इसी तरह ही अगर आप रखते हो बेटा ये वाला, अगर एक बच्चा रखता है A1 और B1 ये A1 B1 ये रख लेता है 0 + -1, तो बेटा फिर उसको A2 और B2 जरूरी है +-1 और 0 रखना पड़ेगा। सी के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, वो अकेला है, वो खैर आजाद है। तो अब मुझे बताओ, पहले 32 केसेस थे, हाफ हो गए ना आपके पास, ठीक है ना? तो अब आपके पास यहां से बनती है 4 पॉसिबिलिटी, ये हैं और 4 ही ये हैं, 4 और 4 8, और ये 2 हैं 8 to the 16। ठीक है, तो मेन चीज बच्चों यहाँ पर ये इसका रोल है, चौथी और पांचवी जो इक्वेशन है ना, ये भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने सोल्यूशन लगा दिया और सोल्यूशन से तो फिर यहाँ पर 32 सोल्यूशन निकल आते हैं, लेकिन वो उनको सेटिस्फाइड नहीं करते इन इक्वेशंस को। खाली आपने इनको सेटिस्फाइड नहीं करवाना 1 और 2 को। ठीक है, तो इसलिए दैट्स व्हाई इसका सी पार्ट करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको चीज़ की समझ आई होगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, और मुझे अपना फीडबैक देते रहें। आप मोटिवेट करते रहेंगे तो मेरे अंदर एनर्जी पोटेंशियल आती रहेगी। किसी चीज़ की कोई वीकनेस, कोई कमी आपको नजर आती है तो काइंडली लाजमी मुझे बताइएगा, उसको मैं इंप्रूव कर सकूं। ठीक है, क्योंकि मैं आपके सिस्टम में बेटा न्यू हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन बिकॉज आई लव मैथमेटिक्स एंड आई लव योर जी मेन एंड जी एडवांस्ड एंट्रेंस एग्जाम, और इसीलिए सारी स्ट्रगल आपके लिए कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आपके लिए नहीं, समझ अपने लिए कर रहा हूँ, अपना नॉलेज बूस्ट करने के लिए। ठीक है, इस उम्र में मैंने पेपर तो नहीं देने, लेकिन चले मुझे बड़ा फायदा हो रहा है। तो टेक केयर।